नमस्कार दोस्तों। पहली रात तो उसकी गोद में सिर रखकर वह फूट फूट कर रोया था। उसके आंसू गले तक बह आए थे। इस तगड़े से रौबदार नौजवान को इस प्रकार रोते देख वह सहम गई थी। उसने सुना अवश्य था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली जलकर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी करते हैं। जो जल भुन गया उसके बारे में सोचने की जहमत उसने नहीं उठाई थी। पुलिस की नौकरी है लड़के की। ससुर भी पुलिस विभाग से रिटायर हैं। अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 4 वर्ष का बच्चा है। कोई बात नहीं, खाता पीता पड़ा रहेगा। उसे संभालने के लिए तो सास ससुर पर्याप्त हैं। वैसे भी 30 की पक्की उम्र हो रही थी उसकी। एक तो बाप की गरीबी, दूसरे गांव की बदनामी। चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। मान लिया था उसके माता पिता और स्वयं उसने भी कि अब उसे समझौते वाली शादी ही करनी पड़ेगी। उसने पूरे मन से अपनी स्थिति स्वीकार कर ली थी। रह गई बात दूसरी औरत के जूठन की, तो कौन जानता है कि कौन निजूठ है। वही कौन सा इसके लिए अपने को बचा कर रख सकी है। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। उसे जी जान से प्यार किया था मैंने। न जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वह सिसक रहा था। शांत हो जाइए, तकदीर पर किसका वश चला है। जितने दिन का संग साथ लिखाकर लाई थी उतने दिन निभाकर चली गई। ये तो लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना बदा था। यदि वे होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। उसने अपनी कामदार साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछे। उसकी आंख भी भरी गागर सी छलक पड़ी थी। वह नादान बच्चे की तरह उसकी बातें स्वीकार करता रहा। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूंगी। समय सब कुछ भुला देता है। उसने दार्शनिक मुद्रा में समझाया था। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा है। वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। उसने बात समाप्त की थी। वह सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो बेहद झुंझलाया हुआ। इसे डांटा उसे डांटा, यह तोड़ा वह पटका। माँ दौड़ दौड़ कर उसके काम करती रही। ले देकर वह ड्यूटी गया। बार बार अंदर बाहर होते होते दूसरी रात उसने पी रखी थी। पहले घर में घनघोर तमाशा मचाया। माणिक डर कर कहीं छिप गया था। माँ थर थर काँप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसे तो काटो तो खून नहीं था शरीर में। शराब पीता है, चलो कोई बात नहीं। हमारे सैदा में तो लगभग सभी पीते खाते हैं। पापा भी तो पीते हैं। वे तो ड्राइवर हैं। उनका पिए बिना कहाँ चलने वाला है। यह भी तो पुलिस में है। बहुत तनाव रहता है इनके जीवन में। सब चलेगा। उसने स्वयं को हर प्रकार के सदमे से मुक्त किया। मैं पीता नहीं। शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज तो नहीं। कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में वासना की डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ साथ वह उसके एक एक अंग की माप तौल कर रहा था। उसने अनायास उसकी साड़ी खींच दी। उसका आशय समझकर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतारकर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। 2 कमरे का क्वार्टर सामने घेर कर आंगन बना लिया गया था। उसी में सब लोग सोते थे। गर्मी की रातों में वैसे तो कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था, किंतु लग रहा था जैसे हवा सूरज से मिलकर आ रही हो। उसके शरीर पर जैसी चींटियां रेंगने लगी थी। वह पास आ गया था। उसकी बाहों का घेरा सख्त हुआ। वह पलंग पर गिरा दी गई।
अरे ये क्या करते हो? वह पीड़ा से चीख पड़ी थी। कुछ समझे इसके पहले ही छाती तथा जांघों के बीच कई जगह जलती सिगरेट से जल चुकी थी। जलन और अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसने उसे ऊपर से धकेल दिया। मुझे धकेलती है? वह गालियां देते हुए उसे वेश्या कहने लगा। कहाँ कहाँ भाड़े पर चली है, मैं नहीं जानता क्या? उसने एकदम से अपना राग बदल दिया। जलाते क्यों हो मुझे? उसने कातर दृष्टि से उसे देखा। यह शरीर है तेरा? खुरपी से छीलो तब भी कुछ हाथ ना आए। तू तो पूरी खोजा है। हाय रे मेरी बड़ी। उसने उसास भरी। कमर का सारा मांस गोल गोल होकर जैसे छाती पर सज गया था। नशे के कारण मन की गुंठा जबान पर आ गई। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या? वह तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वह भयानक ढंग से चीख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। मुंह से लार निकलकर चेहरे पर इधर उधर फैल रही थी। उसे तो जैसे जीवन दान मिल गया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी ही थी कि बाह पकड़कर खींच लिया उसने। खबरदार, बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर चली जाना। ठीक है, हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसका गला रूंध गया था। खींचकर बाहों में जकड़ लिया था उसने। चूम चूम कर उसे बेहाल कर दिया। न जाने कहां से इतना प्यार का सागर उमड़ आया उसके व्यवहार में। माफ कर देना मालती, मैंने मजाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सहन करती हो। तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो। कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं तो बिना मारे ही मर जाऊंगा। वह जोर जोर से रोने लगा था। मुझे माफ कर दो, वरना अपनी जान दे दूंगा। वह इधर उधर कुछ खोज रहा था जिससे अपना जीवन खत्म कर सके। यह रहा बिजली का बटन, इसे उखाड़कर तार छू लेता हूँ। वह बोर्ड की ओर बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं भला आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी? अब तो जीवन मरण आपके ही साथ है। उसने बलपूर्वक उसे अपनी तरफ खींचा। वह चीखती रही। सारे फोड़े फूट गए। देह जैसे कोल्हू में पेरी गई हो। अंग अंग टूट रहा था। उसके अंतर मन में घृणा का सैलाब उमड़ रहा था। उस दिन सुबह वह बड़ा प्रसन्न था। सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह दर्द और जलन के मारी कमरे में ही लेटी थी। किसे बताए, चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचा। चाल में लंगड़ाहट, चेहरे पर मुर्दनी। वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। सास ने बुरा सा मुंह बनाया, सारा काम निपटाया। वह उसे एक प्याला चाय दे गया था। आराम करो, अम्मा सब संभाल लेगी, कहता हुआ ड्यूटी चला गया था। हर रात उसके लिए काल रात्रि थी। सिर पर सिंदूर जलता रहता था, आग की तरह। मेरी तकदीर ही फूटी है। पहली ने इतने कलंक लगाए, लोगों ने जलाकर मार डालने तक का आरोप लगाया। 10 साल के बाद उसे न जाने क्या सूझी जो एक बच्चा छोड़कर जल मरी। दूसरी लाए तो यह अपने आप को न जाने क्या समझती है। औरत जात का धर्म क्या होता है? किसी ने बताया नहीं इसे, ऐसा लगता है। अरे मुंह अंधेरे उठो, घर बाहर साफ सुथरा करो, सबका भोजन बनाओ, समय बचे तो कुछ सिलाई बुनाई करो। महीना भर सहने के बाद सास ने एक दिन सुना ही दिया था। माँ, मैं करना चाहती हूँ परंतु कर नहीं पाती। जरा देखो ये दाग किसके हैं? गोल गोल जले हुए। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। ये पूरे शरीर पर हैं। इनके दर्द से मैं बेहाल रहती हूँ। नजरें झुकाए झुकाए उसने आंचल हटाकर सीने पर गोलाइयों पर पड़े घाव दिखा दिए। हाय राम, ये किसके दाग हैं? लगता है कोई चर्म रोग है। परंतु ऐसे दाग तो बड़ी के शरीर पर भी दिखते थे। उसकी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। यह सिगरेट से जलने के घावों से बने दाग हैं। उसके स्वर से पीड़ा की गागर छलक रही थी। कैसे जल जाती हो तुम लोग? रुको, आज रोहन से कहती हूँ कमरे में सिगरेट ना पिया करे। उसने सब कुछ समझकर भी अनजान बनते हुए कहा था। उस रात उसने जरा सा संकेत भर किया था मुझे। घर के बाहर में माँ की मदद करनी चाहती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता।
माँ कुछ कह रही थी क्या? उसकी त्योरियां चढ़ गई। कह रही थी तो क्या गलत कर रही थी? शादी एक ही काम का नाम नहीं। मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए। आप आज बाहर सो जाइए। उसके स्वर में निवेदन था। वह इस प्रकार उछलकर बाहर निकला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मेरा जरा सा सुख तुझसे देखा नहीं जाता। तू तो सापिन से भी ज्यादा जहरीली है। कितने दिन उसे आए हुए जो उसने तेरा पानी पीना नहीं किया। बकबक कर तेरा मुंह खुल गया है। इसी मुंह के कारण बड़ी जल मरी। अब फिर वही शुरू कर रही है। वह बिफरे सांड की तरह आंगन में फेरा दे रहा था। वह संकोच से मरी जा रही थी। क्या सोचेंगी सास? आते ही चुगली करके माँ बेटे को लड़वाने लगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बिगड़ रहा है? मुझसे पूरा काम हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ा मदद करने को कहा है। सास की आवाज एकदम धीमी थी, अपराध बोध से दबी दबी सी। ससुर की बोलती बंद दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं जाकर। तूने जन्माया, तू ही अब भोग। वह निकलकर माता चेहरा वाले पेड़ के नीचे जाकर अंधेरे में छिप गई थी। इसके बाद तो उसने रोज उसे गाली मार खाते देखा। एक दिन उसने ऐसा धकेला कि जाकर एक बड़े पत्थर से टकराई, सिर फूट गया। बाप बीच में आया तो वह भी गिरा धक्का खाकर। रोहन उससे लिपट गया था। उसे भी चोट लगी थी। उससे रहा न गया। उसने उसकी मरहम पट्टी करके अधिक खून बहने से रोका। दूसरे दिन ननद आकर उन्हें अपने घर ले गई। अब तो रोहन की पांचों उंगलियां घी में। मारे तो सहो, जलाए तो जलो, जब जो कहे पका कर दो। अब तो मालती के लिए मरे बिहान हो गया। बहुत रोई गाई, तब कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया तो पूरे समय साथ साथ लगा रहा। न माँ बाप को कुछ पूछने का अवसर मिला, न उसे कुछ बताने का। चलो सास ससुर का टंडा भी टूट गया। अपने आप घर छोड़कर चले गए। बड़ी की जमी जमाई गृहस्थी, उसके सारे गहने, सब कुछ तो अपनी मालती को अनायास ही मिल गया। बहुत है भगवान का दिया, परंतु इसके शरीर पर एक गोल गोल दाग कैसे पड़ गए? वह इतनी घबराई हुई क्यों है? उनके मन में कुछ प्रश्न थे जिसका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हुल्लड़ करने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब तो बस हाजिरी देकर आओ और घर में बाहर बखेड़ा करो। मेरे दिन चढ़े हैं जी, अब जरा संभल जाएं। उसने उस रात पहली बार उलझ कर उससे कुछ कहा था। दिन चढ़कर क्या होगा? हाँ, एक है उसे ही संभालते नहीं बनता। कभी उसे गोद में लेकर प्यार किया? बेचारा टूअर टापर जैसे घूम रहा है। अरे यह कौन बोल रहा है? क्या यह भी अपने बच्चे के बारे में सोचता है? उसे जोरदार झटका लगा था। अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है। क्या करूं क्या न करूं? उसके मुंह से निकला ही था कि खींचकर थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर उसने। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती हट, और इसके साथ ही कसकर लात पड़ा। कोप पर जहाँ कोई बसेरा करने लगा था, वह दूर जाकर गिरी थी। अरे कोई बचाओ मुझे, यह शैतान मार डालेगा। वह बेतहाशा चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर कोई आता इसके पहले ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे ये क्या करती हो? आपस की बात और है। थाने वाले आ गए तो मुझे अंदर कर देंगे। फिर क्या खाएगी? क्वार्टर से निकाल देंगे। कहाँ रहेगी बेवकूफ? वह उसकी बाहों में कसमसाई। शेष पूरी रात वह उसे भांति भांति से मनाता रहा। सवेरे वह संतुष्ट था और वह बार बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पेड़ों में भयानक दर्द उठ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मरणांतक पीड़ा की लहर दौड़ रही थी उसके उदर में। वह स्वयं एक कप चाय बनाकर ले आया उसके लिए। मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, वह कराह रही थी। मैं ठीक कर दूं। उसकी आंखों में खेल रही शरारत का आशय समझकर वह कांप उठी। रहने दो, ठीक हो जाऊंगी। कुछ रुपए हो तो दे दो, वह नरमी से बोला। सारे तो ले गए, अब कहाँ बचे? क्या मैं ही खा गया?
जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो। क्या सारा सुख मुझे ही मिलता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता मुझसे? वह सुबह सुबह फिर लड़ने पर आमादा जान पड़ रहा था। वेतन आधा मिलता है तो खर्च भी कम करो ना। अरे अब तो यह मुझे सिखाएगी लगता है। चल यह टप्स दे दे, गिरवी रखूंगा, वेतन मिलने पर छुड़ा लेंगे। वह उसका सिर अपने आगे करके टप्स उतारने लगा। एक बात बोलूं? उसने स्वयं को संयत रखकर पूछा। हाँ बोलो। शराब खरीद कर पीने से बहुत महंगी मिलती है। आप सामान ला दीजिए, मैं बना दिया करूँगी। घर की बनी में नशा भी ज्यादा रहेगा और चौथाई दाम लगेगा। सारा दुख भूलकर उसने यह सुझाव दिया। तुम्हें बनाना आता है? उसने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ, हमारे गांव में तो सभी अपने अपने पीने के लिए बना लेते हैं। महुए के फूल सीजन में ही इकट्ठा करके रख दिया जाता है। लकड़ी फाटे की कमी नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाप रे, यह तो छुपा रुस्तम निकली। उसने मन ही मन कहा। तुम्हें पता नहीं शायद, बिना लाइसेंस के शराब बनाना कानूनी जुर्म है। वह बेहद गंभीर था। मैं यह सब नहीं जानती। जब खरीद कर पीना मना नहीं है तो बनाना क्यों मना है? जैसे अपने लिए खाना बनाते हैं वैसे ही शराब बना सकते हैं। बेवकूफ़ी भरी बातें मत किया करो। यदि सभी अपने लिए बनाने लगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? हम पुलिस वाले हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर सजा दिलाना हमारी ड्यूटी है। और फिर यह पुलिस क्वार्टर है। बात फैलते देर नहीं लगती। दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा, मैं आता हूँ, तुम कुछ बना लो खाने के लिए। वह कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर से दरवाजा बंद करता गया। तो क्या सरकार को पैसा देकर आदमी जहर भी पी सकता है? वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसके कंठ से रुदन के स्वर फूट पड़े। हाय राम, कहाँ फंसा दिया। यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते भी नहीं। हमारे गांव में एक आवाज पर सारा गांव उमड़ पड़ता है। वह इतने जोर जोर से इसलिए बोल रही थी कि दीवार के उस पार से पड़ोसन को सुनाई पड़ जाए। थोड़ी देर बाद बाहर से सांकल खोली गई। एक अंधेड़ औरत ने घर में प्रवेश किया। उसने अट्ठास मालती को अखबार में भर लिया। मैं तेरी सारी तकलीफें जानती हूँ मेरी बच्ची, परंतु रोहन की दुष्टता के कारण चुप रहती हूँ। ये ले मोबाइल, परंतु फोन लगाकर अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। तू क्या जानेगी, बड़ी ने 10 साल कैसे बर्दाश्त किया। अंत में उसे अग्नि स्नान करना ही पड़ा। स्त्री को पीड़ा देखकर ही रोहन को संतुष्टि मिलती है। लगता है पी पी कर इसका दिमाग फिर गया है। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाने विदा कराने की बात समझाकर उन्हें तुरंत बुलाया। पड़ोसन जैसे आंधी की तरह आई थी वैसे ही तूफान की तरह चली गई। रोहन दर्जन भर अंडे और शराब की बोतल लेकर जल्दी ही वापस आ गया। अब तो मेरे नाटक करने की बारी है। मिस्टर रोहन, मुझे पता नहीं था आपके बारे में, इसलिए इतना सह लिया। मालती ने सारे दर्द पर विजय पाकर उसके लिए अंडा करी, आलू की भुजिया और भात बनाए। गरम गरम 2 पराठे भी सेक दिए। वह अपनी पसंद का खाना देखकर प्रसन्न था। मैंने ठीक नहीं कहा जी। रही बात लोगों की तो उन्हें पता नहीं चलेगा, यह मेरा दावा है। या फिर मायके जाने दिया करिए हफ्ते में एक बार, वहाँ से 8-10 बोतलें ले आया करूँगी। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह उससे घुल मिल कर बातें कर रही थी। अस्पताल चलोगी क्या? वह जरा द्रवित हुआ। रहने दीजिए, वैसे ही आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा लगे तो 2 दिन के लिए मुझे सैदा भेज दीजिए। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? वह मुंह का कौर चबाते हुए बोला। आप भी छुट्टी लेकर आ जाना, फिर दोनों वापस आ जाएंगे। उसने पटाक्षेप किया। दूसरे दिन ससुर को आया देख वह हड़बड़ा गया। उसे दाल में कुछ काला प्रतीत हुआ। वह कल से ही जाने की रट लगाए हुए है और आज यह आ गया बिना किसी सूचना के। कैसे आना हुआ पापा जी का? उसने मालती से पूछा था।
माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है, प्लीज ना मत करिएगा। पता नहीं कैसी हालत है उनकी। वह रोहन के आगे गिड़गिड़ा रही थी। पापा को उसने पहले ही समझा दिया था फोन की चर्चा ना करने के लिए। वह टाल मटोल करता रहा किंतु उसे रोक न सका। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्दी आ जाना मेरे घर, मैं आपका इंतजार करूंगी। मालती ने विधिवत विदाई ली। ऐसी क्या बात हो गई बेटी? हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए थे। कहीं इस प्रकार फोन किया जाता है? माँ ने स्नेह भरी झिड़की दी। उत्तर में उसने ब्लाउज उतार कर उसके हाथ में दे दिया। सीना, कमर, पीठ, पेट सब जगह ढेरों चवन्नी के बराबर जले के घाव, ढेरों दाग। साया उतार कर जांघों के घाव दिखलाए। पेट की चोट से उसका गर्भ साव हो गया था। रक्त साव अब भी जारी था। माँ उसे हृदय से लगाए देर तक रोती रही। पापा ने अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। 4 माह में उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। चेहरा श्रीहीन, गाल पिचके और सामने के दांत बड़े दिखने लगे थे। वह तो माँ से भी बड़ी नजर आ रही थी। कुछ खातिरदारी करनी चाहिए पतिदेव की। आना तो पक्का है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके मनोभावों से अपरिचित था कि सारे गोल धब्बे एक साथ जल उठे। वह ऐसे छटपटाई जैसे ताजे फोड़े रगड़ खाकर अभी ही फूट रहे हों। वादे के अनुसार घर के पिछवाड़े मटकी चढ़ाकर 1 नंबर की दारू उतरवाई। इसके तेज को सहना सबके बस की बात नहीं। तीसरे दिन एक जिम्मेदार पति की तरह वह सास का हालचाल पूछता हुआ आ गया। सबने पहले जैसे ही मान सम्मान किया। वह पूरी तरह आश्वस्त था। तालाब से मारकर लाई गई रोहू मछली और हाथ की उतारी शराब। मजा आ गया भाई ससुराल का। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था थी। बड़े गुरु हैं, जानते हैं बेटी दामाद मिलना जुलना चाहेंगे। या हो सकता है मालती ने ही होशियारी से यह व्यवस्था करवाई हो। नशा गहराता जा रहा था। वह मालती के दबे पांव आकर बगल में सो जाने का इंतजार कर रहा था। नंबर 1 अपना असर दिखा रही थी। आंखें मूंदी जा रही थी। नींद और नशे के प्रभाव से वह बेसुध हुआ। 4 हाथ की कमरे में कुछ परछाइयां झिलमिलाई। हाथ पैरों में कुछ तनाव का अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कसकर बांधा जा रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा फुर हो गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आसन्न संकट देख उसकी सारी हेगड़ी निकल गई। वह घिघियाने लगा। पहला डंडा पड़ने से पहले ही वह चीखने लगा, अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी ही खातिर की जाती है तुम्हारे गांव में? तड़ातड़ तड़ातड़ चारों ओर से डंडे बरसने लगे। उसकी चीख कमरे में गूंजती रही। लड़कियां उसके सिर पर चप्पल बरसा रही थी। जिसने तेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे अकेली पाकर मारता है? ये लो जरा जड़ के दो 4 हाथ। यह पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। शादी में बहुत लाड लगा रही थी। उसकी कीलदार चप्पल उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसके कपड़े फाड़ दो, एक महिला ने आदेश दिया। किसी ने इधर से खींचा, किसी ने उधर से। कपड़े फट गए। वह नंग दंगड़ पड़ा था इतने लोगों के बीच। इसे जले का दर्द बहुत आनंद देता है। बेचारा दामाद है, खातिर करो इसकी। वहीं औरत फिर बोली। चारों युवक के हाथों में सिगरेट नाच उठे। अरे अरे मुझे मत जलाओ, मेरे बाप छोड़ दो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे बाप रे, जला डाला हैवानों ने। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पेट, पीठ, बाहें, चेहरा सब हो गया। अभी जांघों के बीच बाकी है। एक ने निर्लिप्त भाव से कहा, नहीं अब तुम मुझे छोड़ दो। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे इनसे। मैं पुलिस का जवान हूँ। बात की भी तो सोचो जरा, दूर हटो मुझसे। वह पलंग पर बंधे बंधे कसमसा रहा था। हाँ, उसने निश्वास छोड़ी। अच्छा लगा ना जीजा जी? उसने जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। अब थोड़ा रगड़ कर नमक मिर्च डाल देते हैं, पूरा आनंद ले लीजिए। एक युवक पूरी तरह संजीदगी से बोल रहा था।
भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वह पूरी ताकत से छटपटाया। भैया बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो, अपनी करनी का फल भोगे जाकर। मालती दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी। दोस्तों, जब एक लड़की शादी करके आती है तो क्या उसका रिश्ता एक बिस्तर तक ही होता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।